हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो होने वाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यूकेएसएससी पटवारी लेखपाल और बीडीओ बीपीडीओ और कनिक सहायक पुलिस और एसआई एग्ज़ाम से रिलेटेड ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आज जो हमारे एमसीक्यूज़ रहेंगे ये 30+ एमसीक्यूज़ हैं। ये हमारे आज का जो पहला चैप्टर रहेगा वर्णमाला का सेकंड टेस्ट है आज का। एक टेस्ट में पहले 20 नंबर का अपलोड कर चुका हूँ, 20 क्वेश्चन का। आज जो रहेगा ये 30 एमसीक्यूज़ हैं, लेकिन इनमें काफ़ी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएँगे, ज़रूर आप लोग चैनल पे बने रहें। दोस्तों आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार जुड़े हैं या पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर आप लोग पूरा एक तो वीडियो पे बने रहना, तभी आपको समझ में आएगा। 1-2 क्वेश्चन में कभी समझ में नहीं आता है, ठीक है? जब पूरा क्वेश्चन देखोगे, पूरे 30-35 क्वेश्चन लगाओगे, फिर समझ में आता है कि हमारा पैटर्न क्या चल रहा होगा। नंबर दूसरी बात, अगर आप इतने देर तक बने रहेंगे, चैनल को आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे हैं, तो ज़रूर चैनल को लाइक कर देना और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। दूसरी बात, आप लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो वहाँ पे जुड़ जाना। वहाँ पे मैं डेली एमसीक्यू सीरीज़ भी लाऊँगा। वहाँ पे लाने का उद्देश्य ये होता है कि वहाँ पे रिवीजन हो जाता है ना? लेकिन वहाँ पे 10 से 15-20 क्वेश्चन के बीच में रहेंगे। यहाँ पे हम लोग लंबे-लंबे क्वेश्चन ले आएँगे। कथन कारण वाले क्वेश्चन रहेंगे। एमसीक्यूज़ भी और वो रहेंगे, मैच द फ्लोइंग रहेंगे, ठीक है? तो इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। हमारा जो ये फ्री टेस्ट सीरीज़ जो चल रही है यूट्यूब पे रहेगा, तो आप ज़रूर इसको देखना और अपनी कमेंट में अपनी राय ज़रूर देते रहना। पहला क्वेश्चन आज का हमारा 21वां क्वेश्चन रहेगा, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं, ज़रूर आप दोस्तों आप लोग भी गेस करना कि इसमें कौन-सा सही आंसर है, ठीक है? उसके बाद इसमें पहले मैंने वन लाइनर टाइप के रखे, उसके बाद कथन और कारण, फिर मैच द फ्लोइंग वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है? तो 5 सेकंड के बाद हम आंसर्स इसमें ओ और औ बताने हैं दोस्तों। इसमें कौन-सा उच्चारण का मतलब कहाँ से निकलता है ना? ओ और औ। वैसे ही आपको पता होगा कि ओ और औ है ना, ये 2 वर्णों के मेल से बनता है। तो आज का हम इस पहले क्वेश्चन को जो राइट आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, यानी ये कंठ और ओष्ठ की ध्वनियाँ हैं। अब देखते हैं हम ये ध्वनियाँ कहाँ-कहाँ से निकलती है और किन 2 ध्वनियों के मेल से ये बना होता है। जो ओ और औ होते हैं दोस्तों, एक तो ये संयुक्त स्वर होते हैं ना, इनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये संयुक्त स्वर होते हैं। कितने संयुक्त स्वर होते हैं, कितने हर्ष स्वर होते हैं, ये हमने पहली वीडियो में बात किया है। आप लोगों को पता होगा कि हमने क्या-क्या बात किया है, ठीक है? तो जो हमारा ओ और औ है, ये 2 स्वरों से मिलकर बनता है, जो अ और उ के मेल से बनते हैं। अ का जो उच्चारण स्थान है, ये कंठ से होता है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर आज का 22वां है। निम्नलिखित में से कौन-सा वर्ण घोष या सघोष भी बोलते हैं इसी को, दोनों एक ही चीज़ है, वर्ण है। तो कौन-सा वर्ण इसमें से ऐसा है जो सघोष वर्ण है? अब आपको ये भी पता होना चाहिए अघोष और सघोष होते हैं। अघोष कौन से वर्ण होते हैं और सघोष कौन से होते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप लोग ज़रूर आंसर करना। तो जी हाँ, बिल्कुल, जिनका भी राइट ऑप्शन सी आया होगा, ये क्या होते हैं दोस्तों, हमारा सी जो होगा ये ग क्या होगा, स्वर्ण होगा, ठीक है। अब देखो बात करते हैं हम अघोष और सघोष क्या होते हैं, एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। किसी भी जो हमारा क वर्ग होता है सपोज, है ना, या च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, इनमें क्या होती है दोस्तों, 5 वो होते हैं, वर्ण होते हैं प्रतीक में ना, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, क, ख, ग, घ, अंग, 5 होते हैं। तो इनमें जो पहला और दूसरा होता है ना, पहला और दूसरा यानी क और ख, च, छ, ट, ठ, है ना, इसे प, फ और ब, इस टाइप के। तो ये क्या होते हैं, ये पहला दूसरे तो क्या हो गए अघोष। अघोष मतलब होते हैं अ पहले आता है ना, तो अघोष पहले, स बाद में आता है और ये घ बाद में आता है, तो ये क्या होते हैं सघोष, है ना। अंतिम के 3 वर्ण सघोष या घोष बोलते हैं जिनको, और पहले के जो 2 वर्ण होते हैं वो वो क्या बोलते हैं अघोष वर्ण आते हैं, ठीक है। पहले के 2 हो गए अघोष और लास्ट के 3 हो गए सघोष। अब बात करते हैं हम सघोष वर्ण, वही वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। ये प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे क वर्ग में घ, घ और अंग, ग, घ और अंग है, ये क्या है हमारे सघोष वर्ण है। उसी तरह ज, झ, य है। तो सभी स्वर तथा
य, र, ल, व जो होते हैं और ह ये भी क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर आज का 23 रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष वर्ण है? आपके पास 4 ऑप्शन ए रहे। अभी मैंने आपको अघोष समझा दिए कि कौन से होने चाहिए, तो आई होप सो आपको अच्छा सा समझ में आया होगा। आप लोग ज़रूर कमेंट करना। तो जी हाँ, आप लोगों ने भी इसका आंसर देख लिया होगा कि आप लोगों ने भी गेस कर लिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल जो वर्ण अघोष होता है ये होता है ऑप्शन नंबर सी यानी ख। यानी पहले की जो 2 वर्ण होंगे प्रत्येक वर्ण के, तो वो क्या होंगे? अघोष वर्ण होंगे। ठीक है, पहले के 2 वर्ण। तो दोस्तों अघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं ही होता है। प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। जैसे क, ख, च, छ, प, फ, है ना? इसी तरह क्या होता है? ट, ठ, ये क्या है? अघोष हैं। उसके बाद तीनों स, जो 3 स है ना यहाँ पे, जो तीनों स दिख रहे होंगे आपको, तलवी स, मूर्धन्य स, दंती स बोलते थे हम लोग ना, तो ये क्या हैं? ये तीनों स क्या होते हैं? ये भी क्या होते हैं? हमारे अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का हो गया 24 का हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है? अब आपको इसमें अल्प प्राण बताना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज अल्प प्राण के बारे में भी इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। तो होप सो आपने भी चेक कर लिया। अब दोस्तों अल्प प्राण क्या होते हैं एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। प्रत्येक वर्ण में जैसे 5 वर्ण होते हैं ना, तो प्रत्येक वर्ण का 1, 3 और 5, एक वर्ण में 5 अक्षर होते हैं सबूत एक लाइन में ना, जैसे क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, 5 होते हैं ना। तो 1 और 3 जो होंगे और 5 ये तो हो जाते हैं हमारे अल्प प्राण। और जो 2 और 4 बचते हैं ना, ये होते हैं हमारे महाप्राण। अब इनमें से देखना है कि कौन सा इसमें अल्प प्राण है। अब देखो क, ख ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ख क्या आता है? महाप्राण में। ठीक है, उसके बाद सी वाला देखो, क, ख, ग, घ, ये भी क्या आ रहा है? महाप्राण आ रहा है। उसके बाद च, छ, ये भी च, छ, च, छ, ज, झ, ये भी क्या आ रहा है? महाप्राण आ रहा है। तो इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है जो बी है, ये अल्प प्राण है। ये तीसरा अक्षर है क वर्ग का। ठीक है, अल्प प्राण वे वर्ण होते हैं अल्प प्राण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है, जैसे क वर्ग में क्या आते हैं? क, ग और अंग है, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। च, ज या ये सभी क्या होते हैं? और सभी स्वर भी क्या होते हैं दोस्तों? अल्पप्राण होते हैं। तथा य और ल और व यानी जिनको हम अंतस्थ व्यंजन क्या बोलते हैं ना, ये भी क्या होते हैं? अल्पप्राण। तो अल्पप्राण में क्या आएंगे? प्रत्येक वर्ण के 3 वर्ण, है ना? प्रत्येक वर्ण के कौन-कौन से? पहला, तीसरा, पाँचवा। उसके बाद सभी स्वर, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, ये क्या आते हैं? हमारे अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का 25 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएंगे। यहाँ पे आपके पास है 4 ऑप्शन 25। तो बिल्कुल जी हाँ, जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा होगा यानी राइट ऑप्शन है च और छ। जो सेकंड और फोर बोला था ना मैंने, महाप्राण, तो ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। दूसरा और चौथा यानी प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। छ इसमें क्या है? महाप्राण है। महाप्राण वही वर्ण होते हैं या महाप्राण वर्ण वे होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण यानी ख, ग, छ, ज, इसी तरह आगे भी हैं। और स और स यानी तीनों स और ह ये भी क्या है दोस्तों? महाप्राण हैं। तो ये भी क्या होते हैं? महाप्राण। और जो स, स ये क्या होते हैं? ऊष्म ध्वनियाँ होती हैं ना, इनको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं ना। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आज का 26 रहेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 26 है, ल वर्ण किस प्रकार का व्यंजन है? आपके पास 4 ऑप्शन ए रही। 26 का बताएंगे सभी लोग। तो बिल्कुल जिनका भी है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं हम। लॉ वर्ण को क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। आगे देखते हैं हम इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्या हैं। लॉ जो होता है ये पार्श्विक व्यंजन कहलाता है क्योंकि इसके उच्चारण में जो जीवा होती है ना, कि दोनों पार्श्व जो पार्श्व होते हैं बगल से वायु बाहर निकलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आज का 26 27 यानी र वर्ण किस प्रकार का व्यंजन है? पार्श्विक है,
लुंठित है, संघर्षीय है या उत्क्षिप्त व्यंजन है? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी लुंठित, हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा 27 का। बी हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हम? लुंठित वर्ण बोलते हैं। किसको? रॉ को। ठीक है। तो जो रॉ जो होता है ये लुंठित व्यंजन होता है, इनके उच्चारण में जीवा की नोक कंपन होती है। क्या होती है? कंपन होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, ह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मुर्दा या दंत? आपके पास चार ऑप्शन हैं, आप लोग जरूर बताएंगे। हमने पहले ही वीडियो में इसके बारे में चर्चा की थी कि ये ह किस में आता है। क्वेश्चन नंबर 28। तो बिल्कुल हाँ, जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है यानी ये क्या कहलाता है? कंठ व्यंजन कहलाता है। ये कंठ कंठ वर्ण में आता है ना, जो ह जो होता है कंठ से आता है। ठीक है, ह। तो ऑप्शन नंबर 28 का हो जाएगा वन यानी राइट आंसर। अब देखते हैं हम, ह जो होता है ये कंठ व्यंजन है। इसके इसे जो है ना स्वर यंत्रीय या काकलीय ध्वनि भी कहा जाता है। इसे काकलीय व्यंजन भी कहते हैं हम, किसको? ह को। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा, सौ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ये आपके पास चार ऑप्शन है, आप लोग आंसर बताएंगे। तो जी बिल्कुल, जो स ये वाला स होता है इसका है दंत से, यानी ये किससे आता है? दंत से आता है ये, है ना? इसका उच्चारण स्थान जो तीनों स हैं अलग-अलग हैं। जैसे हम बोलते हैं ना तलवी स, मूर्धन्य स, दंती स, है ना? तलवी स से कौन आता है? वो वाला स वाला, है ना? मूर्धा से कौन सा वाला? इस टाइप के। तो स जो होता है ये वाला स जो ये होता है ये दंत व्यंजन से होता है, व्यंजन है, क्योंकि इसके उच्चारण में जीवा का अग्रभाग जो है दांतों को स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर आज का 30 है, यानी स जो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धा, दंत या कंठ? ये आपके पास चार ऑप्शन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30। तो बिल्कुल जी, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये मूर्धः से है। तो मूर्धा वाला है जो स है ये मूर्धन्य व्यंजन है। जैसे ट वर्ग जो आता है ना, ये भी क्या आता है? मूर्धन्य से आता है। ट वर्ग, है ना? ट वर्ग हो गया, स हो गया और प्लस री हो गया, ये क्या आते हैं? मूर्धन्य वर्ण होते हैं, है ना? मूर्धन्य वर्ण है। तो दोस्तों जिन लोगों को भी हमारा चैनल पे जो लोग पहले बने होंगे, पहली बार आप हमारे चैनल पर आए होंगे, तो ज़रूर आपको लाइक कर देना दोस्तों, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, इससे भी मोटिवेशन मिलता है। और जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और अपना कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। एग्जाम पॉइंट बाय संजय है, वहाँ पे जाएंगे आप लोग, जितने भी क्विजेज अभी वहाँ पे करवाई गई है वो एज इट इज़ हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम जो टारगेट कर रहे हैं वो पटवारी लेखपाल को और वीडियो और कनिक सहायक वाले आने वाले सारे एग्जाम्स को कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे तीन चीज़ों को हम सिमरन लेके चलेंगे, हिंदी, उत्तराखंड जी के, और उसके बाद पॉलिटिकल और हिस्ट्री, और एक और आता है अपना ज्योग्राफी। इन तीनों को लेके हम सीरियल वाइज सीरीज वाइज में करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 क्वेश्चन है। ये वाला जो सा है, दो सा तो हमने पढ़ लिए। ये वाला जो सा है तो का उच्चारण स्थान क्या है? आपके पास ये रहे चार ऑप्शन। 31 का सभी लोग गैस करेंगे आंसर क्या होगा। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी सी यानी तालु। तालु से हो जाएगा। ये निस्सा वर्ण जो होता है ये क्या होता है? तालव्य, तालव्य व्यंजन है। जैसे इसमें चौ वर्ग भी जो होता है ना, ये भी क्या होते हैं? तालव्य भी व्यंजन में आते हैं ना, तालु से होता है। जैसे कंठ तालव्य है ना, जैसे केटीएम है ना, KTM, अगर आप किसी ने सुना होगा तो केटीएम की क्या फुल फॉर्म है ना, इसमें भी आता है। कंठ होता है, टी मतलब तालु होता है, एम मतलब मूर्धन्य हो गया, KTM दो लिखते हैं ना हम लोग शॉर्ट में, दो, डी मतलब दंत, ओ मतलब ओष्ठ, है ना? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 32 रहेगा, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है वे क्या कहलाते हैं? आपके पास ये रहे चार ऑप्शन। ये बोल रहे हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख जो है सबसे कम खुलता है वे क्या कहलाते हैं? आपके पास ये रहे चार ऑप्शन, और मैं चौथा ऑप्शन भी शो करा रहा हूँ आप लोगों को। ये रहे दोस्तों चार ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसको बोलते हैं अर्ध समृद्ध व्यंजन बोलते हैं इनको, है ना? स्वर बोलते हैं, मतलब अर्ध समृद्ध। तो जो समृद्ध स्वर होते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर रुको रुको रुको, मैंने क्या क्वेश्चन क्या था? ऑप्शन नंबर है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, सॉरी सॉरी, जिनका सबसे कम मुख खुलता है उनको बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 32 को हो जाएगा सी, सी हो जाएगा सी, है ना? इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर।
32 का हो जाएगा हमारा सी, यानी इनको बोलते हैं समृद्ध। तो समृद्ध स्वर क्या होते हैं, जैसे ई, उ, ये क्या होते हैं, ये वर्ण होते हैं हमारे समृद्ध होते हैं, जिनका उच्चारण मुख यानी लगभग बंद रहता है। क्वेश्चन नंबर आज का 33 है, जिन जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है वे क्या कहलाते हैं। आपके पास ये रहे 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पहले तो पूछा था हमने सबसे कम खुलता है, आप बताना है सबसे ज़्यादा, आपको पता है एक ही वर्ड है वो, कि क्या है। तो बिल्कुल जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया होगा वो हो जाता हमारा राइट आंसर, और वो है हमारा आ। आज वो बोलते हैं ना, आ लिख बोलते हैं जब, तो पूरा मुंह क्या हो जाता है हमारा, ओपन हो जाता है, ये होता है हमारा, है ना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होते हैं। जिनके उच्चारण यानी आ वे वर्ण है जो जिनके उच्चारण से हम क्या करते हैं, मुख को पूरा खुला हो रहता है हमारा, ठीक है। आप बताना है हमें इसमें से अर्ध स्वर बताने, अर्ध स्वर कौन से हैं आपके पास, ये रही 4 ऑप्शन, यानी अर्ध विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर। क्वेश्चन नंबर 34। तो बिल्कुल जी हाँ, जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा, यानी आ, आई और आउ, ये क्या है हमारे दोस्तों, अर्ध विपरीत स्वर हैं, जिनके उच्चारण में मुख जो है ना आधा खुला रहता है, इनको क्या बोलते हैं, विपरीत से भी कम और समृद्ध से थोड़ा सा अधिक खुलता है इसमें, ठीक है। विपरीत से तो थोड़ा कम और समृद्ध से थोड़ा अधिक, तो इसको क्या बोलते हैं हम, अर्ध विपरीत। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर है 35, यानी अर्ध समृद्ध स्वर कौन से हैं। समृद्ध में तो क्या हो जाता है, पूरा मुख बंद रहता है ना, लेकिन अर्ध समृद्ध में थोड़ा सा ओपन हो जाता है, थोड़ा सा ओपन। तो जी हाँ, जिनका इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, जिनका भी बी रहेगा वो सही है, यानी अर्ध समृद्ध स्वर वे स्वर हैं, अर्ध समृद्ध स्वर वही स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है और समृद्ध स्वर से अधिक और अर्ध विवृत स्वर से कम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का 36 है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। स्पर्श व्यंजन पूछे गए हैं दोस्तों, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 36। 36 का सभी लोग आंसर गेस करेंगे कौन सा राइट ऑप्शन है। तो बिल्कुल 36 का राइट आंसर हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन पूछे गए दोस्तों, स्पर्श व्यंजन पूछे गए 36 में। आपको भी सही पता है जो हमारे 25 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रत्येक वर्ण के में जो 5 वर्ण होते हैं, यानी क से लेकर और पाव वर्ग तक के, इनमें क्या होते हैं 25 वर्ण जो होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। जिनके उच्चारण में जीवा मुख के किसी भाग को पूर्णतः स्पर्श करती है। अब बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 37 है, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है। आपके पास ये रही 4 ऑप्शन। तो देवनागरी जो लिपि है वो किस भाषा की लिपि है, ये बताना है आपको। 37। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी हिंदी। देवनागरी लिपि हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली जैसे भाषाओं की मुख्य लिपि है ना, जो देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी वैसे हम किस लिपि में लिखते हैं, मतलब कहीं भी आता है हिंदी कौन सी लिपि का भाषा, तो देवनागरी आता है ना, हमारे ऐसे भी क्वेश्चन घुमा गया था। हिंदी कौन सी लिपि में है, तो देवनागरी लिपि में। क्वेश्चन नंबर आज का 38 है। अब आ गए आपके कथन और कारण वाले क्वेश्चन, तो आप लोग इसमें से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, स, स और स कि को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या बात सही है। इनके उच्चारण में वायु जो है मुख से रगड़ खाकर निकलती है, जिससे ऊष्मा जिससे गर्मी या ऊष्मा बोली उत्पन्न होती है। आपके पास ये रहे 4 ऑप्शन, आपने क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फिर मैं 4 ऑप्शन दिखा देता हूँ। 38 क्वेश्चन में 38 चल रहा है दोस्तों। 38 का हमारे 4 ऑप्शन ये रहे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये रहे दोस्तों 4 ऑप्शन। आप बताइए। तो बिल्कुल जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ राइट आंसर, यानी ए और आर दोनों सही हैं, और आर ई का सही स्पष्टीकरण करता है, यानी व्याख्या सही करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, यानी ऊष्म व्यंजनों की जो परिभाषा होती है, परिभाषा ही उनके उच्चारण के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊष्मा पर आधारित होती है। जैसे हम सौ सौ बोलते हैं ना, तो ऊष्मा भी ज़्यादा निकलती है मुंह से, जैसे सौ सौ हाथ लगा के देखना, तो इससे क्या होती है, ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है, सभी स्वर जो हैं सगोष होते हैं, क्या ये बात सत्य है, हमने ऊपर भी पढ़ा था।
स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्र युग में कंपन नहीं होता है, क्या ऐसे भी होता है? आप लोग 4 ऑप्शन हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 39। तो बिल्कुल जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी बताया होगा यानी ए सही है और आर इसका गलत है, उनका ऑप्शन राइट है। यानी सभी स्वर जो होते हैं वो तो सघोष होते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल राइट थिंग है कि सभी स्वर क्या होते हैं हमारे सघोष होते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में कंपन होता है। लेकिन आर जो है ना यानी गलत है, यानी कारण जो इसका गलत है, क्योंकि स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होता है और यहाँ पे क्या लिखा था, नहीं होता है। ठीक है, पूरे जो स्वर व्यंजन ही हैं वो तो वैसे भी कंपन के आधार पर ही है ना। क्वेश्चन है 40 है हमारा। त्र जो होता है ना, त्र एक संयुक्त व्यंजन है जो क्वेश्चन और कारण है इसका, जो त्र है ये क्या दो वर्णों से मिल के बनता है, त और र से के मेल से बनता है? अगर ये बात सत्य है तो आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40 का एरा 4 ऑप्शन। पहले क्वेश्चन दे लीजिए। क्वेश्चन ये है त्र जो है एक संयुक्त व्यंजन है, उसके बाद आपको ऑप्शन दिए गए और कारण भी दिया गया। क्वेश्चन नंबर 40। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ई की सही व्याख्या भी करता है। संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे त्र जो है वास्तव में जो त होता है, ये त हमेशा आधा होता है, जैसे र होता है और र इसमें पूरा आ जाएगा। ठीक है, से बनता है। उसी तरह जैसे अक्सा होता है ना, अक्सा जैसे ये वाला अक्सा नहीं लिखते हम लोग, तो ये भी क्या बनता है, क आधा और प्लस स से, है ना। और उसी तरह एक और बनता है स्र, एक ये वाला स्रा भी आता है ना, तो ये तो सा आधा हो जाता है और प्लस इसमें र हो जाता है पूरा। उसके बाद एक और आ जाता है अक्षर त्र ज्ञा, और एक और आता है वो मेरे को याद नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे जो क्वेश्चन अब हो जाएंगे हमारे, यानी मैच द फ्लोइंग पे क्वेश्चन रहेंगे। और क्वेश्चन मैं आपको शो करा देता हूँ, ये मैच द फ्लोइंग वाले क्वेश्चन आ गए दोस्तों। तो आप बताइए मुझे कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं और संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। ये आपको मिलान करना है, इनको ध्यान से पढ़िए, उसके बाद मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। अब देखिएगा, आप लोग सही से दिख गया होगा। अब मैं आपको ऑप्शन शो कर देता हूँ और ये रहे ऑप्शन। अब देख लिए होंगे आप लोगों ने, तो ऑप्शन ए रहे दोस्तों, ये रहे ऑप्शन। आपने इसमें बताना है हमें। एक बार और ऊपर वाला भी क्वेश्चन देख लो, क्योंकि कई बार क्या होता है मिस्टेक हो जाती है। ये देख लीजिए, ये इस पर से पहले में, उसके बाद ये रहे 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, 41। होप सो आप सब लोगों ने मिलाया होगा। अब हम ऐसे ही इनको मिला देते हैं। देखो, पहले में क्या पूछा गया है, स्पर्श व्यंजन। इसमें क्या पूछा गया, स्पर्श व्यंजन। सपोज है किसी को स्पर्श व्यंजन भी नहीं आता, हो जाता है, ऐसा बहुत बार होता है। अब इसमें देखो सबसे सरल क्या हो जाता है ना, जैसे अंतस्थ व्यंजन, ये तो हर किसी को याद रहते हैं। ये क्या होते हैं, य र ल वा, यानी दो का तो एक होगा ही होगा। उसके बाद ऊष्म व्यंजन, ये भी सबने पढ़े होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये वाले होते हैं तीनों स और ह, तो तीन का तीसरा। ठीक। अब बात आती है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है दोस्तों, ये होती है अक्ष त्र ज्ञ और स्र, है ना। तो ये क्या हो जाते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, यानी फोर का फोर, फोर का क्या हो गया, फोर। अब बात आती है हमें स्पर्श का नहीं था पता। तो स्पर्श व्यंजन हमने अभी थोड़ा देर ऊपर ही बात की थी कि प्रत्येक वर्ण होते हैं, जैसे पांच होते हैं, तीन पांचों वर्ण के इन्होंने पहले पहले अक्षर दे रखे, जैसे क च ट त और प, है ना। तो ये क्या होते हैं हमारे 25 होते हैं ना स्पर्श व्यंजन, तो यही क्या होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो फोर का क्या हो जाए, कौन सा था ये, वन का क्या हो जाएगा, टू, वन का क्या हो जाएगा, टू। आप देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें वन का टू आ रहा है, तो वन का टू यानी वन का बी दो आ रहा है। दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें वन का टू आ रहा है। एक तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, एक है, और एक है ऑप्शन नंबर सी। आप ऑप्शन डी और ऑप्शन बी तो हमारे कट गए, है ना, क्योंकि इनमें तो आ नहीं रहा है। उसके बाद देखना हमने अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में हमने देखा था ऑप्शन नंबर ए था, तो टू का ए देखना है, तो ये यहाँ पे टू का सी है, यहाँ पे टू का ए है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी इसी में हमारा आंसर पता चल गया। अब देखते हैं हम लोग, यानी प्रश्नों का नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा
महत्वपूर्ण तथ्य तो क्या है इसमें कि मतलब यह प्रश्न जो है व्यंजनों के वर्गीकरण और उनके उदाहरणों में इस समय वो ऐसे ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर आज का है 42। अब इसमें बताना हमने कि कौन सा कंठ, तालु, ओष्ठ और मूर्धा के बारे में बताना है, क्योंकि हम सब पहले ही पढ़ चुके हैं तो अब तो ईज़ी हो जाता है उसे भी। तो ये आपने देख लिए होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ 4 ऑप्शन। ऑप्शन यही लफड़ा हो जाता है यार इन क्वेश्चन में। लो, आप दिख गए होंगे वैसे भी। इसमें भी ऐसे ही मिला है दोस्तों, जैसे आपको सपोज़ कौन सा आ सकता है इसमें, ओस्ट वाला आ सकता है ना? अब ओस्ट वाला सबसे ईज़ी है क्योंकि ऊ से इनका उच्चारण होता है, तो 3 का तो बी है। अब इनमें देखोगे 3 का बी कहाँ-कहाँ है? 3 का बी कहाँ-कहाँ है? तो पहले ऑप्शन में तो नहीं है 3 का बी, ये भी हटाओ। दूसरा ऑप्शन में 3 का बी है, सही है। तीसरे ऑप्शन में है और चौथा तो कट गया। तो 2 ऑप्शन तो एक ही उससे हमारे जो एलिमिनेशन मेथड होता है ना, इससे से हट गए। तो इसमें हमारा 50% सही होने के चांसेस बन गए। ठीक है। आप 50 में से सब जो किसी को नहीं भी आते तो दोनों में से एक ऑप्शन चूज करता है तो उसके सही होने के चांस कितने हैं? 50% है। आप देखो एक ऑप्शन और हटाते हैं इसमें। अब आपको सपोज कौन सा आता होगा कि कंठ वर्ण आता होगा, क्योंकि कंठ तो ईजी होता है, ये सभी ने पढ़ा होता है। और कंठ में क्या आते हैं हमारे? कंठ में आते हैं अ और आ। क्या आते हैं दोस्तों? अ और आ, यानी सी। तो पहला का सी देखो, पहला का सी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी पहला का सी। दूसरा का क्या हो जाएगा? ए, यानी दूसरा का क्या हो जाएगा? ए। और चौथा को तो री तो हमने पढ़ ही लिया, तो डी का डी। तो पहला ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का हो जाएगा यानी 43। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? मूल व्यंजन पूछने हैं दोस्तों, मूल व्यंजन पूछे गए हैं, कितनी है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं 43 का। आप लोग सभी आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी 33। क्वेश्चन नंबर आज का, यानी इसमें देखते हैं जो 33 हैं इनमें कौन कौन से आते हैं। एक तो स्पर्श व्यंजन इसमें आते हैं। स्पर्श व्यंजन जो हमने पढ़े थे यानी 25 होते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन जो 4 होते हैं। उसके बाद क्या आ जाते हैं दोस्तों? ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन हो गए? या और अ, व। ऊष्म व्यंजन कौन से होंगे? तीनों स और ह मिला के। तो इनको ही मिला के क्या बन जाते हैं हमारे? 33 व्यंजन मिल जाते हैं। संयुक्त व्यंजन आपने 4 पढ़ लिए होंगे, है ना? इसके बाद क्या होते हैं? ये 2 4 तो संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र आता है ना? ये क्या हो जाते हैं हमारे? ये होते हैं। उसके बाद 2 आपने द्विगुण व्यंजन भी पढ़े थे। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? जिनको हम उत्सिक व्यंजन या द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। ये होते हैं ड, यहाँ अंक की बिंदी लगती है, और ढ, यहाँ अंक की बिंदी लगती है दोनों में। तो ये क्या होते हैं? ये एक्स्ट्रा है मतलब। तो ये होते हैं हमारे 2 संयुक्त व्यंजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का है 44। 44 का है, अब तो थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं। 44 का राइट क्वेश्चन हमारा, री स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? आपके पास ये रहे 4 ऑप्शन, आप लोग जरूर गेस करना। 44। 44 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी मूर्धः से होता है इनका उच्चारण। तो री जो है एक मूर्धन्य स्वर है, जिसका उच्चारण उच्चारण जीवा के मूर्धा को स्पर्श करने से होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। जिस व्यंजन के उच्चारण में जीवा को ऊपर उठाकर तुरंत नीचे गिराया जाता है उसे क्या कहते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप लोग जरूर आंसर गेस करेंगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 45। जिस व्यंजन के उच्चारण में जीवा जो है ना, जीवा को ऊपर उठाकर तुरंत नीचे गिराया जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है। और इसके बारे में हमने ऊपर देखा था। देखो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। आप लोग चाहे अभी देखो या ना देखो, लेकिन ये तब याद आएगा ये वीडियो जब क्वेश्चन पेपर आएगा। तो बिल्कुल जी हाँ, हमारा जो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 45 का हमारा राइट आंसर। आप लोग बताइए बताइए कमेंट में ज़रूर। तो ये हो जाते हैं हमारे उत्सिक्त व्यंजन, जिनको हमने अभी द्विगुण व्यंजन भी बोला था। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी उत्सिक व्यंजन, यानी जिनको द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं, कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जीवा जो है झटके से ऊपर जाकर नीचे गिरती है। जैसे आप कभी डा बोलेंगे, ड एंगे अड़ है ना? तो डे अढ़ है। तो ये क्या है? नीचे गिर जाती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46। 46 का है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है नासिकी व्यंजन है?
तो आपके पास ये रहे 4 ऑप्शन और होप सो सबको दिख रहे होंगे 4 ऑप्शन। 46 का बताएँगे। नासिकी व्यंजन पूछा है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी न जो है न जो है वो नासिकी व्यंजन है। प्रत्येक वर्ण वर्ग का पांचवा वर्ण जो है अंग, य, अण और न और म जो है ये नासिकी व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में वायु जो है मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, हिंदी वर्णमाला में अंक और अह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्वर, ऑप्शन नंबर बी व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी अयोगवाह, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 47, ये पहले ही क्वेश्चन में हमने देखा था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, इसको कहते हैं हम अयोग वहा, अयोग वहा कहा जाता है दोस्तों, अयोग वहा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके नाम उसके बाद हमारा अयोग वहा जो होते हैं वही ध्वनि हैं जो स्वरों और व्यंजनों व्यंजनों दोनों से भिन्न होती हैं, लेकिन स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले आते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 48 हो गया। प्लुत स्वर का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन क्या है आप लोग चार ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ये रहे चार ऑप्शन 48 का देखिएगा। प्लुत स्वर पूछा है, हाँ प्लुत स्वर। तो बिल्कुल जी हाँ, जो ये ओम लिखा है ना, ये क्या है प्लुत स्वर। इसमें मतलब जो ये ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, इन से भी ज़्यादा उच्चारण जिसमें लगता है उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। तीसरे नंबर पर है ना। तो प्लुत स्वर वो ये स्वर होते हैं जिनके उच्चारण दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तीन मात्राओं का समय, जैसे किसी को पुकारने या मंत्रोच्चारण में हम ओम का उच्चारण करते हैं तो इनमें क्या लगता है प्लुत स्वर का योग, मतलब उस का एक उदाहरण है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49 है, वर्ण की परिभाषा क्या है? आपके पास ये रहे चार ऑप्शन, आप लोग सही आंसर चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन जो रहेगा यानी बी इज राइट आंसर रहेगा। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिनके खंड ना किए जा सके, ये क्या होते हैं दोस्तों? वर्ण की परिभाषा होती है। ठीक है, अगर बोला जाए कि चलो छोड़ो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो ये होगा, इसमें है वर्ण की सबसे जो वर्ण की वह सबसे छोटी इकाई जिसे और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता है, वो ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है। ठीक है, यह है इसका सही परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर आज का 50 क्वेश्चन है, मात्रा किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 50 का आपके पास चार ऑप्शन है, आप लोग सही ऑप्शन चूज करेंगे। तो बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आया होगा राइट आंसर है। स्वर के उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है वह क्या होता है दोस्तों? वह क्या होता है? मात्रा होती है। स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय को मात्रा कहते हैं। यह मात्रा ही ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वरों का निर्धारण भी करती है। व्यंजनों को उच्चारित करने के लिए स्वरों की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। स्वरों में क्या किया जाता है? मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो ये क्वेश्चन पेपर हमने जो तैयार किया था, ये PYQs के आधार पर ही तैयार किया था। आप लोग ज़रूर बताएँगे कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, ताकि इससे नए और भी बच्चे जुड़ पाए और वो इसका लाभ ले सकें। नंबर दूसरी बात, जो लोग हमारे चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो वहाँ पे भी जुड़ जाना। उनको भी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे MCQ सीरीज़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा और आप अपनी राय भी ज़रूर दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो में आपको कैसे MCQ चाहिए, मैं उसी हिसाब से ले आऊँगा।